केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ये चैप्टर कुछ वैसा ही है, ओके, बट इट इज वेरी डिफरेंट व्हेन वी गो इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। इनिशियली कुछ ऐसे थियरीज हैं जो सेम चीज आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, ओके, जैसे कि रुदरफोर्ड थियरी, थॉमसन्स थियरी एंड नील्स बोर पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट जिसको हम लोग बुलाते हैं। ये तीन ऐसे नाम है जो आपको सेम केमिस्ट्री में पढ़ने मिला होगा इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो अपना मेन पार्ट है वो शुरू होता है विद रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी। अब देखो, ये जो एटॉमिक थियरी का जो स्टोरी है ये स्टार्ट होता है जॉन डाल्टन से, ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन ने एक थियरी दिया था जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बुलाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिज थियरी दैट मैटर इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, जॉन डाल्टन ने पहली बार बोला दैट द सराउंडिंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स, and these particles are very small and they cannot be further divided. But रुदरफोर्ड की थियरी ने, या मैं कहूं थॉमसन की ही थियरी ने, ये प्रूव कर दिया कि भाई एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो थॉमसन ने फर्स्ट टाइम एक प्लम पुडिंग मॉडल अपने को दिया था, ठीक है। फिर वहां पे हमको पता चला था कि यार उसी थियरी में थॉमसन ने बोला कि यार एटम के अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और फिर थॉमसन के मॉडल के बाद आया रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जहां पर उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी उसको हम बुलाते हैं, ठीक है ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने बेसिकली किया क्या, व्हाट डिड ही डू? सो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया, ठीक है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और उसको एक बहुत ही थिन, बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल की शीट के ऊपर क्या कर दिया, बम्बार्ड कर दिया। और फिर गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर हुए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही क्रिएटेड एन एटॉमिक मॉडल, ही क्रिएटेड एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि सर देखो सर, एटम के अंदर अपने को दो चीज दिखाई देगी। एक, एटम के सेंटर पे अपने को एक बहुत हैवी कोर नजर आएगा जिसका नाम क्या है भाई, न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। उस कोर के अराउंड देयर इज इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एंड द एटम का साइज एंड द न्यूक्लियस का साइज भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला कि एटम का साइज इज रफली 10⁻⁻10 मीटर विच इज 1 एंगस्ट्रॉम, and the size of nucleus is 10⁻⁻15 which is 1 femtometer. So there's a difference of 10⁻⁻5 in the size of an atom and size of a nucleus. अब इस थ्योरी के अंदर ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इस थ्योरी के अंदर ही बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? जैसे मैंने आपको बताया कि रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम्स कैसा दिखता है। सो रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के बीच में, सेंटर में अपने को क्या मिलेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज कोर मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो। और इस पॉजिटिव चार्ज कोर जिसको हम लोग न्यूक्लियस बुलाते हैं, इसके अराउंड अपने को क्या मिलेगा सर, इसके अराउंड अपने को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बरोबर कि नहीं? इसके अराउंड हमको क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। सो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा भाई, रिवॉल्व करेगा। ये हमको बताया गया था। ये रुदरफोर्ड की थ्योरी की नहीं है? ये रुदरफोर्ड की थियरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ऑटो फोकस में जाता है। सो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहां पे अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर्कुलर मोशन में जाते हुए, ऐसे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने को रुदरफोर्ड ने दिया। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ अ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और यही कुछ स्ट्रक्चर आज भी हम लोग स्टडी करते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा हाई लेवल पे आ गए। केमिस्ट्री में हमको ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो हम ज्यादा क्लोज हो गए अभी, ठीक है, ऑर्बिटल्स के लिए। लेकिन कभी ना कभी हम लोग, कई बार ये इमेज अपने दिमाग में आती है जब भी हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एटम, अपने दिमाग में ये इमेज बैठी हुई है, ठीक है ना।
अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर या मैं कहूं इस थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम क्या था? रुदरफोर्ड ने बोला द इलेक्ट्रॉन विल मूव अराउंड दिस सर्कुलर इलेक्ट्रॉन विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। प्रॉब्लम ये था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा तो उसके पास कुछ एक्सीलरेशन रहेगा, बराबर। देखो ये चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, अब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मतलब इसके पास क्या रहेगा? एक्सीलरेशन रहेगा, जिसको हम लोग कौन सा एक्सीलरेशन बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बेसिकली चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सीलरेटेड इन सर्कुलर मोशन। हम भी जानते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। अब फिजिक्स ये कहता है अपने से कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो एक्सीलरेट करेगा, अगर उसके अंदर एक्सीलरेशन आएगी तो इट विल रेडिएट एनर्जी या इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आने चाहिए, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आने चाहिए। दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव आउट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो स्लोली कम होते जाएगा, स्लोली स्लोली कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली क्या एमिट कर रहा है बच्चा लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कॉन्टिन्यूअसली एमिट कर रहा है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्टिन्यूअस एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होना शुरू होता है। अब जैसे वो डिक्रीज होना शुरू होगा, उसका रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते 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 किसके अंदर गिर जाएगा भाई? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, by taking a spiral path. So electron should fall inside the nucleus by taking a spiral path. ये आउटकम आ रहा था रुदरफोर्ड की थियरी में। इसका मतलब कि हमारे आसपास के जितने भी मैटर है ये एग्जिस्ट ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सबके इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर गिर जाने चाहिए भाई? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए। बट ऐसा ऑब्जर्व हो नहीं रहा है, हमारे आसपास का मैटर काफी स्टेबल है, इसका मतलब एटम के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मेजर ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड की थियरी को, और इसी थियरी को बाद में फिक्स किया, थोड़ा बहुत फिक्स किया हमारे नील्स बोर ने। ठीक है ना भाई? नील्स बोर ने। और जो मेन कहानी है इस चैप्टर की वो वहीं से शुरू हो रही है। तो आइए फिर मैं वहीं से अपना मेन टॉपिक शुरू करता हूं। तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट क्या बोलता है अपने को? देखो बोर्स के तीन पोस्टुलेट थे, मतलब बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो तीन पोस्टुलेट्स पे डिपेंडेंट है, और ये तीन पोस्टुलेट्स उन्होंने इसलिए बनाए ताकि रुदरफोर्ड की थियरी को करेक्ट किया जाए। देखो उन्होंने कोई नया थियरी नहीं दिया, मैं आपको यहां पे क्लैरिफिकेशन देता हूं, उन्होंने कोई नया थियरी नहीं दिया। ही गेव दिस थियरी टू करेक्ट द रुदरफोर्ड थियरी। उनको लगा कि यार रुदरफोर्ड की थियरी में दम तो है, बस थोड़ा बहुत फ्लॉज हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो अगर मैं उन गलतियों को सुधार दूं तो अपने पास एक परफेक्ट एटॉमिक मॉडल आ जाएगा। तो उन फ्लॉज को सही करने के लिए नील्स बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब ऐसे कुछ पोस्टुलेट्स आपको पढ़ने मिलेंगे जो आप बोलेंगे यार सर ये तो रुदरफोर्ड की थियरी में था, एज इट इज पुट कर दिया। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने कोई नया थियरी नहीं दिया, ही गेव अस द पोस्टुलेट्स टू करेक्ट द फ्लॉज इन द रुदरफोर्ड थियरी इटसेल्फ। अच्छा क्या था भाई? तो सबसे पहले आते हैं भाई हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर। फर्स्ट पोस्टुलेट। अच्छा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है अपने को? फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है दैट इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a circular orbit, in a circular orbit. The necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction, electrostatic
force of attraction between electron and the nucleus. तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट. अब इस पोस्टुलेट को अगर आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार कुछ नया नहीं है यार, ये तो रुदरफोर्ड का ही थियरी है. ये सेम चीज हमको रुदरफोर्ड ने भी बोली थी क्या, कि सर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. सेम चीज नील्स बोर ने भी बोल दी. हाँ, खाली इसमें एक पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया. उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे रिक्वायर्ड फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. सिंपल भाषा में देखो, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है 110%. अब वो अर्थ ही क्यों ना हो विच इज गोइंग अराउंड द सन, या वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो विच इज गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस. Any particle which is moving in a circular motion or any object which is moving in a circular motion, centripetal force तो लगना ही है भाई. या उन्होंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रहा है, सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. अब रुदरफोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है भाई, पॉजिटिव, और थॉमसन ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है भाई, नेगेटिव. अब बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने को क्या कहती है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव इसको क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे. तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. तो यहां पर नील्स बोर की थ्योरी में कुछ ऐसा देखने मिला हमको कि सर सपोज कर लेते ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज. अब इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में. लो भाई घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट, ये घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है. हाँ ठीक. अब इसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन अपना, ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर. अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, ये न्यूक्लियस का चार्ज प्लस. तो भाई ये जो पॉजिटिव अपना न्यूक्लियस है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा ऐसे. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा. और यही जो अट्रैक्शन वाला फोर्स रहेगा बच्चा लोग, यही अट्रैक्शन वाला फोर्स किसका काम कर रहा है, सर यही अट्रैक्शन वाला फोर्स मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विथ सर्टेन वेलोसिटी, लेट अस से दैट वेलोसिटी इज v. मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट का जो रेडियस है बच्चा लोग, मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट का जो रेडियस है, लेट अस से दैट रेडियस इज r, लेट अस से दैट रेडियस इज r, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट. तो यार इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर मैं इस पोस्टुलेट का इक्वेशन बनाऊं तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा. इक्वेशन बहुत ही सिंपल है सर. इक्वेशन अपने से कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो इक्वेशन क्या बनेगा सर, इक्वेशन बनेगा F सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक. अच्छा ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय r. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में सर, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. ये अपना कूलम्स लॉ है बेसिकली, ये अपना कूलम्स लॉ है बेसिकली. अच्छा इसमें q1 q2 क्या है अभी, हाँ q1 q2 चार्ज है. हमारे केस में q1 q2 कौन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन. अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानते ही है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बेटा अपना, माइनस ई, लिखा ही है मैंने, चलो माइनस ई, ठीक है. हाँ न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा, माइनस, सेम वो इतना, पक्का पक्का इतने रहेगा एक. हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से. तो मान लेते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर में प्रोटॉन्स है, जेड नंबर में प्रोटॉन्स है. हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस ई. तो इसका न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा, प्लस जेड इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ई.
समझा? Z will be the number of proton and plus E is the charge of each proton. So total charge of the nucleus कितना आ जाएगा? प्लस ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा बेटा? माइनस E. ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगा अपना? सो देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? r स्क्वायर. ZE स्क्वायर अपॉन क्या आएगा भाई अपना? r स्क्वायर. समझा? अरे मान लो भाई लिथियम का एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे. ठीक है, मान लेते भाई अपने पास आयोनाइज हीलियम है. समझ रहे हो आप लोग क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे भाई अपना प्लस जेड ही होगा ना चार्ज. जेड विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटॉन वन ही हो, दो भी प्रोटॉन भी हो सकते. ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को? तो यहां पर ये अपना इक्वेशन बन जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? बाय आर स्क्वायर. ये अपना फर्स्ट पोस्टुलेट बन जाएगा. हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने को याद रखना है बच्चा लोग. आगे आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे टू डिराइव सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस. ये है भाई हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट. अब इस पोस्टुलेट में कुछ चमत्कार हुआ नहीं, कुछ नया काम नहीं किया नील्स बोर ने. नील्स बोर ने एग्जैक्टली वही कहा जो रुदरफोर्ड ने बोला था. हाँ, बस उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि भाई क्योंकि सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. यही करेंगे बस. अब जो सेकेंड पोस्टुलेट है वहां पे थोड़ा सा कुछ नया हुआ है. सेकेंड पोस्टुलेट में यहां पर नील्स बोर ने ट्राई किया कि वो वो एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव करके दिखाए. अब जैसे रुदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं होने चाहिए. क्यों नहीं होने चाहिए? हमने उसको भी डिस्कशन किया कि सर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा तो एक्सीलरेशन आएगा. इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये कहता है या फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई चार्ज एक्सीलरेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली वेव एमिट करेगा जिससे उसकी एनर्जी कम होगी और वो स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. मतलब एटम स्टेबल नहीं है, ऐसा रुदरफोर्ड ने बोला. अब नील्स बोर ने इसी पॉइंट को करेक्ट करने के लिए सेकंड पोस्टुलेट बनाया. ठीक है, अब सेकंड पोस्टुलेट देखो बड़ा मजेदार. उसने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व in certain allowed orbits where it does not कुछ करना पड़ेगा रे इसका. where it does not radiate energy in form of electromagnetic waves. In such orbits, the angular momentum, क्या हो क्या रहा है? The angular momentum in such orbits, the angular momentum of electron is integer multiple of h upon 2 pi. और इस h upon 2 pi को समटाइम हम लोग h क्रॉस भी बुलाते हैं. ठीक है, अब ये देखो ये सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला. उन्होंने बोला कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता, रिवॉल्व नहीं कर सकता. वो सिर्फ सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स में ही क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा. और जब उस अलाउड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी
And since electron will not radiate any energy, so electron will move stably in that orbit. आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है मुझे पता है, उसको पकड़ के रखो अभी। अभी समझो कि उन्होंने करेक्ट कैसे किया, उन्होंने क्या जुगाड़ बिठाया है। तो उनका जुगाड़ बहुत सिंपल था। उन्होंने बोला कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस पे ऑर्बिट बना के नहीं घूमेगा, वो सर्टन अलाउड डिस्टेंस पर ही क्या बनाएगा अपना ऑर्बिट, अलाउड डिस्टेंस पर ही। जैसे आप लोग कैसे अलाउड डिस्टेंस पे बैठे हो, आप लोग क्या बीच, देखो ये वाली जगह पे आप लोग बैठे हो क्या, नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर। तो आप सिर्फ यहां बैठ सकते हो या फिर यहां बैठ सकते हो, बीच में कहीं बैठ नहीं सकते। सेम थिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन डिस्टेंस पर ही क्या बनाएगा बेटा, अपना ऑर्बिट बनाएगा। और जब वो ऑर्बिट बनाएगा तो उस ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, अलग बात है, करेगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। अब एनर्जी कम नहीं होगी तो वो स्पाइरल पाथ लेगा नहीं, स्पाइरल पाथ लेगा नहीं मतलब वो कॉन्टिन्यूसली सेम ऑर्बिट पे क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। मतलब हो गया ना अपना एटम स्टेबल। और वहां पे उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है उस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा h/2 पाई का। ओके, एंड these orbits were called stationary और स्टेबल ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया स्टेशनरी या स्टेबल ऑर्बिट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा ही नहीं। ओके, आइए मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे इन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है, बच्चा लोग, इन्होंने क्या बोला कि जो अपना एंगुलर मोमेंटम है L, वो किसके इक्वल होना चाहिए सर, L शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ H अपॉन क्या होना चाहिए, 2 पाई। L शुड बी इक्वल टू n टाइम्स H अपॉन 2 पाई, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब इंटीजर मतलब क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे ऐसे। और बच्चा लोग ये n कुछ और नहीं बल्कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये n तुम्हारा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि जब आप लोग ने स्टडी किया है केमिस्ट्री का, तो क्या कभी आप लोग ने देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1.5 है, 2.25 है, 1.25 है, 3.5 है? ऐसा कुछ नहीं देखा ना हमने। हमने जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा है, कौन सी वैल्यू में देखा है, इंटीजर। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, या इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। क्या सेकेंड और थर्ड के बीच में कुछ बना सकता है क्या, वो नहीं। जैसे आप लोग ये बैठे हो, तो मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकता मतलब ऑर्बिट नहीं बना सकता, ठीक है। तो इंटीजर मल्टीपल जो है वो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, हाँ, मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं बच्चा लोग, फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू क्या होगा सर, 1। और वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा सर, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट 1 विल बी 1 टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई। सिमिलरली बच्चा लोग, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा लोग, 2। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, L2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन क्या रहेगा, 2 पाई। फिर आएगा बच्चा लोग अपना थर्ड ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट में n का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 3। n का वैल्यू 3 मतलब L3 का वैल्यू कितना रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ऐसी करते करते वो आगे वाले ऑर्बिट्स में भी करेगा। तो इन एवरी ऑर्बिट उसका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई आ रहा है। तो 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला भी है सर। एंगुलर मोमेंटम हम लोग ने पढ़ा है रोटेशनल में, अब पढ़ेंगे आगे रोटेशनल में कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv इंटू क्या रहेगा, r। सो mvr क्या बन गया अपना, nh अपॉन 2 पाई।
तो आर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा लोग? आर क्या बनेगा? एन टाइम्स एच अपॉन 2π m v, बरोबर कि नहीं? तो आप देख सकते हो कि रेडियस की भी फिक्स वैल्यू हो गई, रेडियस की फिक्स वैल्यू हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्टेन डिस्टेंस पर ही क्या बनाएगा बच्चा लोग? सर्टेन डिस्टेंस पर ही ऑर्बिट बनाएगा, और उस ऑर्बिट में इट विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। यस, तो यहां पर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, यहां मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फिर आ गया अपना सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, फिर आ गया भाई अपना थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बनाएगा भाई अपना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा या कहां पे घूमेगा? सेकेंड ऑर्बिट में। ये तुम्हारा n इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या हो गया भाई? n इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया? n इक्वल टू 3। अब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कहीं में भी रिवॉल्व नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब जो क्वेश्चन आप लोग के मन में आया वो सेम उस टाइम के लोगों के मन में भी आया होगा। क्या क्वेश्चन? क्यों नहीं कर रहा है सर? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही है एनर्जी का एमिशन? हाँ, पहले क्वेश्चन पे हाँ नहीं बोला तूने, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई है? वो तो इग्नोर कर दिया तूने, है? जैसे तेरा क्रश तेरा मैसेज इग्नोर कर रही है, तूने मेरी बातें भी इग्नोर कर दी ना, है? होंगे बेटा, जब मार्क्स आते सर पर्सनली होते। अभी क्या धीरे धीरे आगे आऊंगा पीछे से मैं, फिर नेक्स्ट नंबर तेरा ही आदित्य, ठीक है ना? भाई उन्होंने उनको पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा ऑर्बिट में खास क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर ही नहीं रहा है। तो उनका आंसर था कि देखो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बस होता है। हाँ सीरियसली हमारे यहां ऐसे ही होता है। देखो ये देखो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये सही है। देखो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? पॉस्टुलेट्स। को पॉस्टुलेट्स क्यों बुला रहे हैं? बस है, हाँ क्यों है वो डिस्कशन नहीं है, बस हमारे यहां ऐसा ही होता है, ये चीज है, बस इसी को हम पॉस्टुलेट्स बुलाते हैं। वो बाद में जाके अपने को रीजन पता चला, और बाद में जाके आप ये कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करोगे कि उनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बुलाते हैं। कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। ये स्टेशनरी वर्ड पहले भी कहीं आसपास में भी कुछ सुनोगे आप, तुम लोग कभी स्टेशनरी वेव सुनोगे अभी आप लोग? सुना है ना स्टेशनरी वेव? हाँ बस वैसे ही है कुछ। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि सर मैटर और रेडिएशन दोनों के पास कौन सा नेचर होता है? डुअल। मतलब जो अपने पार्टिकल्स होते हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? वेव। और जो हमारा वेव है वो किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल। सिंपल, ये पढ़ा था हमने, ये मोटा मोटा ये चीज अपने चैप्टर पढ़ा था, ब्रॉडली दिस वाज द थिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये भी पार्टिकल है, और ये पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव। अब अगर इसने स्टैंडिंग वेव बना दिया, अगर उसने ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव बना दिया, तो क्या वो एनर्जी रेडिएट करेगा? नहीं, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज में आता है ना, इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। समझा कि नहीं? इसलिए इसको नाम क्या दिया गया भाई हमारा? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब वेव बनाएगा तो वो वेव स्टेशनरी वेव होगा, और जब वो स्टेशनरी वेव होगा तो वो कोई भी एनर्जी देगा नहीं, ट्रांसफर करेगा ही नहीं, इसलिए वो स्टेबल है। और स्टेशनरी वेव कब बनेगा उसका कंडीशन है कि नहीं है? अरे स्टेशनरी वेव का कंडीशन पढ़ा ना, क्या है कंडीशन? हाँ, अरे वो तुमने तो वो ऑर्गन पाइप नहीं पढ़ा अभी तक? ऑर्गन पाइप हाँ हाँ, तो स्ट्रिंग पे कब बनता है? कंडीशन क्या स्ट्रिंग पे? स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव बनने का कंडीशन क्या है? दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू व्हाट? कुछ कंडीशन नहीं पढ़ा? कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। समझा? यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा भाई? लैम्डा बाय 2।
तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए स्टेशनरी वेव के लिए? बच्चा लोग स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कहां गया रे मन? ये भाई मैंने स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है अपना शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? लैम्डा बाई 2, मतलब एन लैम्डा होना चाहिए। अब यहां पे सीधा सीधा स्ट्रिंग तो है नहीं, यहां पे हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट का लेंथ मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना होना चाहिए? एन टाइम्स लैम्डा। तो आर शुड बी एन लैम्डा अपॉन क्या हो गया? 2 पाई। क्या आर की फिक्स वैल्यू अपने को मिल रही है कि आर शुड बी लैम्डा बाई 2 पाई, 2 लैम्डा बाई 2 पाई, 3 लैम्डा बाई 2 पाई, 4 लैम्डा बाई 2 पाई। मतलब भाई सिर्फ इन्हीं रेडियस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा बेटा? ऑर्बिट। और जब वो ऑर्बिट बनाएगा तो उस ऑर्बिट में वो कौन सा वेव बनाएगा? स्टेशनरी। और जब वो स्टेशनरी वेव बनाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट। लेकिन उस टाइम तक, नील्स बोर के टाइम तक उन्होंने एक थ्योरी कनेक्ट नहीं की, वो बाद में जाके कनेक्ट हुई जब वेव पार्टिकल डुअलिटी आई। जब वो लुई डी ब्रॉय ने 1924 में दिया, उसके बाद 1927 में प्रूव हुआ, फिर वो अप्लाई हुआ, तो वो करते करते 3 साल और निकल गया। तो काफी टाइम निकलने के बाद ये थियरी कुछ 1910 या 1911 के आसपास आई थी। तो लगभग 10-15 साल लग गए। उसके बाद हमने क्लिक, अच्छा क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है? हाँ वैसे ठीक है। तो ये है अपना बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट, सर जहां पे इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स वेयर इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव्स। In such orbits, the angular momentum of electron is integer multiple of h upon 2 pi, and such orbits are called stationary or stable orbits. तो भाई यहां पर नील्स बोर ने प्रूव कर दिया, नील्स बोर ने ये प्रूव कर दिया कि भाई क्यों एटम अपना स्टेबल है, why atoms are stable. अब आते हैं तीसरे पोस्टुलेट्स में। तीसरे पोस्टुलेट में, अब तीसरे पोस्टुलेट में नील्स बोर ने बताया कि किस तरीके से एक एटम एनर्जी रेडिएट कर सकता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दैट इट कैन रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये समझने के लिए मैं आप लोग थोड़ा सा एक नया रियल लाइफ स्टोरी समझाता हूं तुमको। मैं रियल लाइफ है, सच में हुआ है, सत्य घटनाओं पे आधारित है। इसका जीने और मरने वाले व्यक्तियों से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। ठीक है, देखो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, और दोस्त मेरा था माहिम के टाइम पे, माहिम वहां पे रहता था वहां पे। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती है पुरानी हो गई है, रीडेवलपमेंट जाती वाती रहती है सर। ठीक है, तो उसका भी एक घर था सर, 1-2 फ्लोर का ही था, चौल सिस्टम में रहता था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे चौल बहुत मुंबई में थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। तो बचपन से वो चौल में था, तो उसको आदत थी उसकी। ठीक है, सडनली घर गया रीडेवलपमेंट में। ठीक है, रीडेवलपमेंट किया, घर घर टूटा वूटा, कुछ पैसे वैसे मिले रहेंगे भाई, तो भाई ने अच्छी जगह पे घर लिया। ठीक है, आई थिंक वडाला साइड कहीं पे लिया रहेगा वो, अच्छा घर मिला उसको। फिर कुछ महीने बाद मेरे को मिला, ऐसे बात बात होती थी, शिफ्टिंग विफ्टिंग में बिजी था, मिला नहीं मेरे को। फिर बहुत टाइम के बाद मिला, उन्होंने कैसे चल रहा है शिफ्टिंग, बड़ा समझ आ रहा है? पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है यार ना। साले माहिम किधर, मैं तेरे घर पे आया हूँ, बेकार एकदम, पता नहीं कहाँ अंदर तू रहता था, लोकेलिटी सही नहीं थी, अब तू वडाला चले गया, ऐसे गुड एरिया, क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? बोलता है यार मेरे को उसकी आदत हो गई है। मतलब क्या करेगा? मतलब सोच रहा हूँ वहां पे शिफ्ट हो जाऊं। मतलब अपग्रेड के बाद भी वो बंदा क्या था, खुश नहीं था, डाउन रहा कि भाई मेरे को नहीं मजा आ रहा है वहां पे, अनस्टेबल, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। ठीक है ना, वापस माइंड में तो होगा शिफ्ट, वापस हो गया। उसके पेरेंट्स बटाला में, तो वो अकेले यहाँ पे शिफ्ट होता, मजा नहीं आ रहा वहां, क्योंकि वहां पे शांति बहुत थी, सुकून थी, लोग अच्छे से बात करते थे। यहाँ पे नहीं था ना। हाँ, वहां पे रात में सब बंद हो जाता है, यहाँ पे रात भर चालू रहता है। तो आदत थी उसको ऐसी ना, उसको आदत थी चाव चहल पहल में रहने की, उसको आदत थी पूरा। वो मच्छी मार कॉलोनी वहीं पे रहता था वो, तो उसको वही आदत थी उसकी करने की उसको। ठीक है, तो ये जो थर्ड पोस्टुलेट है भी कुछ वैसे ही है। देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि सपोज कर लो कि अपने पास एक एटम है, और उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहां पर एक ऑर्बिट जो है ये है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है,
ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, चिल है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब सपोज कर लो कहीं से इसको एनर्जी मिल जाती है, क्या मिल जाती है इसको, एनर्जी। सपोज किसी ने हीट किया इस एटम को, ठीक है, हीटिंग की वजह से इसको एनर्जी मिल गई। तो जब एनर्जी मिलती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो अपने नॉर्मल स्टेट में था, नॉर्मल स्टेट को हम फिजिक्स वाले क्या बुलाते हैं, ग्राउंड स्टेट, उसको लोग बुलाएंगे ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन भाई अपने ग्राउंड स्टेट में था। अब इसके पास आ गई एक्सेस एनर्जी, क्या आ गया इसके पास भाई, एक्सेस एनर्जी इसके पास आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई इसके पास। अब ज्यादा एनर्जी आने की वजह से क्या होगा भाई, ये एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होके कहां पहुंचा सीधा, सर एक्साइटेड होके पहुंच गया भाई वो एक्साइटेड स्टेट में। तो भाई एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर, हाँ ये आ गया भाई उसका एक्साइटेड स्टेट। जैसे मेरा फ्रेंड था भाई, वो था पहले माहिम में ग्राउंड स्टेट में, उसको मिल गया ज्यादा पैसा, कहां चले गया भाई वो एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन वहां पहुंच के वो क्या बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो मजा नहीं आ रहा है तो क्या करेगा भाई वो, फिर एनर्जी दे देगा। तो दे के वापिस कहां आएगा भाई वो, हाँ ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन काफी अनस्टेबल रहता है, और यहां पर वो कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए ही रहता है। नैनो सेकेंड मतलब समझो ना के बरोबर, मतलब से क्या आगे, नैनो सेकेंड्स, ओके। सो नैनो सेकेंड्स में ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से वापस कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट। अब उसको जो एक्सेस एनर्जी मिली है, वो उस एक्सेस एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब वो रिलीज करेगा तो वो कौन से फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और यही बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप लोग केमिस्ट्री में कुछ सॉल्ट एनालिसिस करते हैं या फ्लेम टेस्ट करते हैं, किसी सॉल्ट का एनालिसिस कर रहे हो, फ्लेम टेस्ट करते हो, तो हर एक पर्टिकुलर आयन का एक पर्टिकुलर कलर होता है। जैसे अगर सॉल्ट में सोडियम आयन प्रेजेंट है तो कौन से कलर का फ्लेम अपने को मिलेगा, ये देखो गलत क्वेश्चन सर गलत क्वेश्चन, नहीं नहीं गलत क्वेश्चन सर, ये आपने आउट ऑफ सिलेबस बोला, हमने तो क्या ही नहीं सर, नहीं किया हमने, बोल भी रहे नहीं किया, नहीं किया। सही है भाई, तुम कौन 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 ग्रीन है, मैं किसका पूछ रहा हूँ, आया ही नहीं सोडियम का। अच्छा अभी तुम लोग ब्लू में होता है, तुम लोग का जैन वालों हुआ है ना। अच्छा अभी किसी का प्रैक्टिकल नहीं रहा बेटा, क्वेश्चन आया है किसी का बेटे, हमारा हुआ ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। फ्लेम टेस्ट हुआ है उसमें, अरे तो फ्लेम टेस्ट हुआ है, फ्लेम टेस्ट हुआ ही नहीं है। हाँ विल्सन वालों का भी नहीं हुआ है, हाँ तो बोलो क्या बोलेगा, आई लव यू बोलेगा अभी, क्या बोले, हाँ पर्पल आएगा, अरे वाह निंजा हथौड़ी, पर्पल आएगा। बताओ, अरे बचपन में तुम लोग कभी मरीन ड्राइव गए हो, अच्छा मरीन ड्राइव पे वो जो लाइटें लगी थी पुराने जमाने में, अभी तो एलईडी लग गई है ना, पहले टाइम पे वहां पे लैंप होता था, लैंप येलो कलर की लाइट एमिट करता था, येलो ऑरेंज हल्का सा, वो है सोडियम का कलर, ब्राइट येलो आता है सोडियम का कलर। हाँ क्या कर रहा था, अच्छा फिल्टर में आग लगवा दी, सस्ते नशे हो रहे क्या केमिस्ट्री लैब में, प्लेटिनम वायर पे हीट नहीं किया तुम लोग ने, अरे सॉल्ट को हुआ है प्लेटिनम वायर सर लगाने का, फ्लेम में डालने का, वही पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, बेरियम में कौन सा कलर आता है, तो हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कलर आता है, ठीक है। जैसे अपना लेजर लाइट होती है रेड वाली, उसके अंदर हीलियम नियॉन होता है, तो हीलियम और नियॉन कौन सा कलर देगा बेटा, रेड। तो हर एक एटम, कहने का मतलब मेरा क्या था, इस पूरी चर्चा का मतलब क्या था कि हर एक एटम एक पर्टिकुलर कलर की लाइट क्या करता है बेटा, एमिट करता है जब उसको हम हीट करते हैं।
जैसे कि अगर आपके पास एक आयरन का रॉड है, सपोज आपने उसको एकदम ओपन फ्लेम पे रख दिया, तो क्या होगा सर, धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होते एकदम रेड हो जाता है, एकदम रेड हो जाएगा। फिर रेड से धीरे धीरे वो क्या होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज से फिर वो क्या होगा, येलो होगा, फिर एकदम हीट कर दोगे एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो जो अलग अलग कलर आ रहे हैं बेटा, ये कलर क्यों आ रहे हैं, या लाइट क्यों आ रही है? ये लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे वो एनर्जी लेके कहां चले गए, एक्साइटेड में, वहां वो अनस्टेबल हो गए, सो दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट अगेन और द नॉर्मल स्टेट अगेन। और जब वापस आएंगे सो दे विल गिव आउट द एक्सेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आसान शब्दों में लाइट, लाइट एमिट करेगा। समझा आपने को? अब जो लाइट एमिट करेगा वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और हर एटम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होता है। और इसकी स्टडी को हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले दोनों स्टडी करते हैं, दोनों पढ़ते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम की पढ़ाई। अच्छा, जैसे आज हम लोग को यहां पर पता है, अर्थ पे बैठे बैठे पता है कि सन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है हमको, नहीं पता है। वेरी गुड अथर्व जोशी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पानी दू चुल्लू भर। क्या हमको नहीं पता सन का कॉम्पोजिशन क्या है? नहीं सर, वो तो बजरंगबली खा गए थे सर, आम से बना सर वो तो, हाँ? बजरंगबली खा गए थे सर, हैं? आम नहीं था सर वो, हमको नहीं बोला गया था। क्या कॉम्पोजिशन सन का? कॉम्पोजिशन मतलब मैं ऐसे ऐसे, मेरी प्रिय गाय ऐसे, आई हैव मेनी काउस, आदित्य इज माय फेवरेट काउ। आग से बना हुआ। बहुत साल पहले कुछ आदमी लोग गए थे वहां पे, ठीक है, बीड़ी सुखा रहे थे, जल गया, कोई गया नहीं बुझाने का, तो जल ही रहा है भाई। हाँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी गुड। लीट आता है सर, नेटवर्क आता है सर, आप गलत मत समझो सर मेरे को। तो हाइड्रोजन है हीलियम कैसे पता चला? कोई गया तो नहीं रहेगा ना वहां पे? हाँ, इंस्ट्रूमेंट से क्या? हाँ, वरना हर्ष बोलेगा सर देखो सुबह तो गर्म होता है, अपन रात में जाएंगे सर, रात में ठंडा रहेगा सर, तभी गए रहेंगे सर। हाँ, स्टडी किया ना, क्या स्टडी किया हमने? सन के लाइट का स्पेक्ट्रम स्टडी किया कि सन से जो लाइट आ रही है उसकी स्पेक्ट्रम की पढ़ाई, किसका स्पेक्ट्रम, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसीज दे रहा है, कौन कौन सा कलर्स की लाइट एमिट हो रही है। और यहाँ पे अर्थ पे क्या किया गया, हर एक एलिमेंट का, मतलब हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, हमने लिया, हीट किया, स्पेक्ट्रम निकाल लिया, हीलियम लिया, हीट किया, स्पेक्ट्रम निकाल लिया, लिथियम हीट किया, स्पेक्ट्रम निकाल लिया। अब हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम हमारे पास मौजूद है। अब सन जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है और हमने अर्थ से जो स्पेक्ट्रम निकाला है, सबको मैच करो, जो मैच हो गया मतलब वही एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है। तो इससे हमको पता चला कि भाई इनिशियली सन जो है, इनिशियली स्टार्टिंग फेज ऑफ हिज लाइफ, सन की स्टार्टिंग लाइफ में वो प्योरली हाइड्रोजन से बना था। फिर वो हाइड्रोजन धीरे धीरे कंबाइन होके या न्यूक्लियर फ्यूजन में होते, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूज हो होके हीलियम में कन्वर्ट होता गया। और जब हाइड्रोजन फ्यूज होके साथ में आके हीलियम बनाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट होती है, और वही एनर्जी हमको यहाँ पर सनलाइट के फॉर्म में मिलती है। अब यहीं पे बैठे बैठे हम यहां से मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार है, उसका कॉम्पोजिशन, उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर, उसका साइज, वो कब वो स्टार बना था, कब वो स्टार मरेगा, ये होता है लाइफ एंड डेथ ऑफ अ स्टार, होता है ये। ऐसा नहीं कि वो हमेशा वहीं पे रहेंगे, स्टार्स नॉट लाइक दिल बी देयर, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है, हमारे सन का भी लाइफ साइकिल। कितना लाइफ साइकिल है पता है? 10 बिलियन ईयर्स, इसमें 5 बिलियन, 5 के आसपास बचा हुआ है, मतलब कुछ साल के बाद जाने वाली ही होगी, कुछ साल मतलब वही क्या बिलियन ईयर समथिंग।
ओ भाई साहब, कहा सर मिलिट्री तक पहुंचे अगले साल ही। अब बोर्ड देखे तुम्हें क्या पूछ रहे हो भाई, पढ़ाई वढ़ाई मत करो सर, अगले साल दुनिया खत्म हो रही, क्या करेंगे सर पढ़ के। फील्डिंग सेट है ब्रो। अच्छा तो हाँ, तो हमको सब पता चल जाता है यहीं पे बैठे बैठे। So that is the power of the spectroscopy. ओके, अभी आप लोग का वो केटीजी चैप्टर हुआ था ना। हाँ, केटीजी में आप लोग ने थियरी पढ़ी रहेगी, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली जो, ठीक है, ऐसा आप लोग ने पढ़ा, लैम्डा बी इज इक्वल टू टी करके टाइप का आपने पढ़ा था आपने। बाकी रेडिएशन वाले, हाँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर करके पढ़ा था ना आप लोगों ने। हाँ, वैसे वो, तो वहां पे वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन दिया है कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम वेवलेंथ। मतलब जो स्टार ब्लू कलर में दिखेंगे, ब्लू कलर वाले, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, उनका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, उनका वेवलेंथ कम। जो स्टार रेड कलर में होंगे, हाँ, उनका सरफेस टेम्परेचर कम होगा, तो वेवलेंथ ज्यादा। हाँ, तो स्टार्स भी आपके गोलगप्पे की तरह, सॉरी, ये आइसक्रीम्स की तरह अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर्स में आते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन भाई पिंक कलर में नहीं आता तो लड़कियां थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएंगी, ठीक है, पिंक कलर में नहीं रहेगा सर। ओके, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सेस एनर्जी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब इसी को नील्स बोर ने क्या बोला, भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले स्टेट में था, मतलब एक्साइटेड स्टेट में था, मान लो उसकी एनर्जी तब E2 थी, कितनी, E2। जब नीचे आया उसकी एनर्जी कितनी हो गई, E1। अब यही जो डिफरेंस होगा वो कौन से फॉर्म में निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो E2 माइनस E1 विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन, बरोबर कि नहीं, एनर्जी ऑफ क्या रहेगा, फोटोन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है भाई अपना, h न्यू E2 माइनस E1। सो फ्रीक्वेंसी विल बी E2 माइनस E1 अपॉन h, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा E अपॉन h। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कितना फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा। इससे हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, सर अपने को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है, तो होगा डेल्टा E बाई h। तो यहां पर वेवलेंथ अपने को मिलेगा hc अपॉन क्या मिलेगा, डेल्टा E। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होगा इफ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, या फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, कितना एनर्जी निकालेगा और कितना फ्रीक्वेंसी, सॉरी कितना फ्रीक्वेंसी और कितना वेवलेंथ का लाइट वो एमिट करेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आप उस पर डेरिवेशन करेंगे, आ जाओ। हाँ, सो अभी हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, जहां वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Okay, now based on the postulates, Niels Bohr applied his theory to one of the most simplest atom in the universe, and that is hydrogen. तो अपना थियरी चेक करने के लिए कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, वेदर इट इज गिविंग द प्रॉपर रिजल्ट और नॉट, सो उन्होंने स्टार्ट किया सबसे सिंपलेस्ट एटम से। और सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन सा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। अब बोर्स का जो थियरी है, अच्छा मैं आपको पहले से बता देता हूँ, चाहिए तो ठीक है, पहले से बता देता हूँ, बोर्स का जो थियरी है, इट वर्क्स रियली वेल फॉर दोज एटम्स विच हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोर्स की थियरी वर्क्स रियली वेल, गिव द परफेक्ट रिजल्ट्स फॉर ऑल दोज एटम विच हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से हैं सर, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम +2, +2 की +1,
लिथियम +2 और हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ट्रिटियम। ये कुछ एलिमेंट्स के लिए मैं कहूँ इन आइसोटोप्स या आयॉन्स के लिए बोस की थ्योरी वर्क रियली वेल। It did not work well for those atoms which has multiple electrons. तो उन एटम्स जिनके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है बोस की थ्योरी ज्यादा कुछ खास वर्क किया नहीं। और ऐसे थियरीज और ऐसे एटम्स के लिए अपना जो क्वांटम थियरी है, जो आप लोग ने ना केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्वांटम थियरी पढ़ा रहेगा ना आप लोगों ने, ठीक है ना। अरे क्वांटम थ्योरी वही यार अपनी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, वो परफेक्टली वर्क करता है। ओके तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है द रियल एटम, द एक्चुअल एटम एंड द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो। सो यहां पर क्या करते हैं, सपोज कर लो अपने पास एक एटम है। ओके ये उसका न्यूक्लियस है, सॉरी ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस पे कुछ चार्ज है, लेट अस से चार्ज है Ze का, प्लस Ze, दैट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस Ze इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और इसी के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इन द सर्कुलर ऑर्बिट। बबल क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के पास चार्ज है प्लस Ze का, प्लस Ze का। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज है E, and this electron is orbiting in this orbit with a velocity of v, with a velocity of v, and r is the radius of this circular orbit, r is the radius of this circular orbit। अब अपने को फाइंड आउट करना है इस ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है भाई फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है अपने को, सर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Ze² अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, Ze² अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स कि एक r और यहां से एक r अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो अपना m है इसको यहां पर ले लो तो आपको इक्वेशन मिलेगा v² विल बी इक्वल टू Ze² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। तो ये मुझे एक v² का इक्वेशन यहां पर मिला है स्टूडेंट्स, और मैं उसको बुलाऊंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं विद पोस्टुलेट नंबर 2 फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट। अच्छा सेकेंड पोस्टुलेट का इक्वेशन लिखता हूं भाई मैं। तो सेकेंड पोस्टुलेट का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, सर MVR, सर MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां पर V का इक्वेशन क्या आएगा मेरे को, NH अपॉन 2 पाई M इंटू R। और अब मैं इसको करूंगा स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को आएगा v² विल बी इक्वल टू n² अपॉन 4 पाई² m² r²। ठीक है, तो ये अपना v² का इक्वेशन अपने को मिल गया, और ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई अपने को फर्स्ट पोस्टुलेट में से एक इक्वेशन मिला v² का, सेकेंड पोस्टुलेट में से इक्वेशन मिला v² का। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, सेम है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बेटा, सेम ही रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है सर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू क्या है बच्चा लोग आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू क्या मिल रहा है बच्चा लोग आर स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये है जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ठीक है, ओके। अब यहां से भी बच्चा लोग कुछ कैंसलेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 4 और ये 4 चले जाएगा, हाँ यहां से 1 पाई और यहां से ये 1 पाई चले जाएगा, एक एम और एक एम जाएगा, एक आर और एक आर जाएगा। अब हम लोग ये डेरिवेशन कर किसके लिए रहे हैं सर, ये डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो जो रेडियस है उसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूं, तो यहाँ जो आर बचा है उसको मैं यहां पे ले लेता हूं, तो ये मुझे मिलेगा आर, ये मुझे मिलेगा आर। सो आर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चले गया, तो मुझे आएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन, अब ये जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहां पे रहेगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये रेडियस का फॉर्मूला मिल गया अपने को, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, ये फॉर्मूला बना अपने को रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूले में, अब इस फॉर्मूले में ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो रेडियस है अपना आर एन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड, सॉरी पाई एम ई स्क्वायर, और यहां पर आएगा एन स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा बच्चा लोग जेड। अब अगर आप देखोगे तो जो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है अपने, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है भाई अपने कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच का नाम ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। ये पूरा जो ब्रैकेट अपने को मिल रहा है, ठीक है, जो पूरा ब्रैकेट अपने को यहाँ पर मिल रहा है, वो पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और यहां मुझे आएगा एन स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा बच्चा लोग जेड। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रेडियस आर एन विल बी सम कांस्टेंट इनटू एन स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा जेड। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इट इज अपॉन क्या रहेगा बच्चा लोग जेड। ये ध्यान में रखना, एन स्क्वायर बाई जेड। So radius is directly proportional to n square by z, where n is a principal quantum number and z जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। अब अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला निकाले तो क्या बनेगा, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ये तो मैंने जनरल निकाला है, ये तो मैंने जनरल के लिए निकाला है, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी वर्क करेगा, ये हीलियम आयन के लिए भी वर्क करेगा, ये लिथियम के लिए भी वर्क करेगा, Li+, तो जनरल सबके लिए वर्क करता है। तो एंट्रेंस लेवल पे अगर मैं बोलूं तो आप लोग को यही फॉर्मूला याद करना चाहिए, आपको यही फॉर्मूला याद करना चाहिए। जनरल टर्म में बोलूं तो यही सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए आपको, जो जनरल वाले हैं। और स्पेसिफिकली मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा सर, हाइड्रोजन एटम के लिए अपने को पता है कि जो Z है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 1 हो जाएगा। ठीक है, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1। तो यहां पर जो रेडियस का फॉर्मूला है आर एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा बच्चा लोग, एन स्क्वायर से। Z1 हो गया ना, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कुछ करूं यहां पे हाइड्रोजन के लिए, सो रेडियस फॉर हाइड्रोजन, तो यहां मुझे आएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, अब एन का वैल्यू भी हाइड्रोजन के लिए 1 रहेगा, अपॉन पाई एम जेड का वैल्यू भी 1 रहेगा इंटू ई स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा यहां पर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये मिलेगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अब अगेन यहाँ पे देखो सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट और सबका वैल्यू अपने को पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, एच का पता है, पाई का पता है, एम का पता है, ई का पता है, सब हमने पुट कर दिया। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपने को मिलेगा एज 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम लोग ए नॉट से डिनोट करते हैं, ए नॉट से, ए नॉट से डिनोट करते हैं। आर एच इज इक्वल टू 0.53 क्या हो गया बच्चा, एंगस्ट्रॉम। समझा आपने को ये, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53। तो ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, इस टर्म का ही वैल्यू कितना आ रहा है अपने को, 0.53 आ रहा है। इधर देखो ना, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर दिख रहा है ये, अरे दिख रहा है अपने को ये ब्रैकेट जो कांस्टेंट के बोला है, तो उसी के का वैल्यू मुझे कितना आ रहा है, 0.53। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं कि भाई जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में उसका वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 0.53 n स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा बच्चा लोग, z। आंसर किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया अपने को, ठीक है। तो यहां से अपने को जो फॉर्मूला मिला है कि सर रेडियस आर एन इज 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। अब ये फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हो, किसी से भी मेरा मतलब है ऐसे ही एलिमेंट जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने एग्जांपल्स आप लोग को दिया, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रीशियम है, डबल आयोनाइज लिथियम है, सिंगल आयोनाइज हीलियम है, सिर्फ इन्हीं के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन और जेड तो दोनों वन हो जाएगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के लिए एन का वैल्यू अलग हो सकता है, जेड का वैल्यू भी अलग हो सकता है। इसके लिए अपन एन इक्वल टू वन जेड इक्वल टू वन करते हैं, बाकी दूसरे को तो रहेगा ना अपने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 6, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। देखो इसमें क्या बोला है अपने को कि अपना जो टाइम पीरियड है इज 8 टाइम्स ऑफ द फाइनल स्टेट इनिशियल। तो यहां पर, हाँ, यहां पर देखो जो अपना T1 है वो 8 टाइम्स क्या होगा भाई, T2। अपने को पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, एन क्यूब। मतलब T1 बाई T2 विल बी N1 बाई N2 द होल क्यूब। अब T1 बाई T2 कितना आएगा सर, 8 आएगा। T1 इज 8 T2 अपॉन T2 इज N1 बाई N2 द होल क्यूब। कैंसल कैंसल हो गया, सो N1 बाई N2 द होल क्यूब अपने को मिलेगा 8। अब क्यूब रूट ले लो, तो N1 बाई N2 कितना मिलेगा अपने को, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब N1 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ क्या रहेगा, N2। अब इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है, देखो ये 2 और ये 6 है, तो 3 आएगा। 1 इंटू 8 आएगा, 2 इंटू 4 आएगा, ये 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4। सो N1 इज 2 टाइम्स ऑफ N2। खत्म, आ गया, पॉसिबल यही है, आ गया अपने को आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। चलो क्वेश्चन लिख लो, सोल्यूशन लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम एनर्जी करके एटम वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर न्यूक्लियर बचेगा सर। हाँ, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा लंबा जाता है, बाकी सब फटाफट हो जाता है। 3 3 लेक्चर। क्या हुआ?